जय हिंद। काफी लोग इस चीज में कंफ्यूज्ड है, ये आईपीओ लगाऊं, वो आईपीओ लगाऊं, ये लगाऊंगा अलॉटमेंट मिल जाएगी, लिस्टिंग गेन नहीं होगी, ये वाला लगाऊंगा तो यहां पर अलॉटमेंट कम होगी पर लिस्टिंग गेन ज्यादा है, ये करूं वो करूं, ओहो हो बड़ा कंफ्यूजन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। क्यों? एक और आईपीओ का एनालिसिस कर लेते हैं। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. अब आया है एक और एक्जीकॉम का आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ है। आप लोग एसएमई वीडियोस वगैरह को तो काफी प्यार दे ही रहे हो, मेन बोर्ड का आईपीओ भी हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, उसका एनालिसिस भी करेंगे और हर बार की तरह बताऊंगा कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, कितना लिस्टिंग गेन वगैरह हो सकता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर अभी तक आपने हमारा फ्री मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट वगैरह में आपको फ्री मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। एंड्रॉइड आईओएस दोनों के लिए फ्री है, काफी सारे स्टडी मटेरियल वीडियोस वगैरह वहां पड़े हुए हैं, देख लेना। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते अपने वीडियो में, डीप डाइव करते अपने एनालिसिस वगैरह में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पूर्व फ्लेक्सीबैक ये भी डाला था, थाई कास्टिंग भी डाला था, एंट्रो हेल्थ केयर, यहां पर भी हमारे एनालिसिस डॉट टू डॉट बैठे, मैंने कहा अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई नहीं करना है। जूनिबार होटल्स, यहां पर भी मैंने सेम चीज बोली थी, हम अप्लाई वगैरह नहीं करने वाले, लिस्टिंग गेन वगैरह ज्यादा नहीं लग रहे, और सेम उस तरीके से क्या विभोर स्टील, ओहो नाम ही काफी है गुरु। चलो अब आते हैं एनालिसिस पे। जूनिपर देख लिया ऑलरेडी, जीपीटी वगैरह मैं 1 मिनट शॉर्ट डाल दूंगा इसका। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज सेम टाइम पर अब 2 आईपीओ आ रहे हैं, सेम ब्रैकेट देखना, प्लैटिनम इंडस्ट्रीज और एक्जीकॉम टेलीसिस्टम्स। तो आज हम देखने वाले हैं एक्जीकॉम टेलीसिस्टम्स के कि क्या क्या बिजनेस मॉडल है, क्या लिस्टिंग गेन वगैरह होंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो शुरू करते अपने एनालिसिस से। इनकॉर्पोरेटेड 1994 यानी 30 साल पुरानी कंपनी है एक्जीकॉम टेलीसिस्टम्स लिमिटेड, स्पेशलाइजेज इन पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग। ओहो, जहां ईवी आता है ना, लोगों के एकदम से करंट दौड़ जाता है, वो ईवी ये अगला नेक्स्ट सेक्टर है, ये अगला एरा है, एंड अदर रिलेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, क्या क्या है? पावर सिस्टम्स, कम एक्जीकॉम प्रोवाइड्स अनइंटरप्टेड पावर सॉल्यूशन फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स वगैरह। मतलब एक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इन्फी हो गया, टीसीएस हो गया, बड़ी बड़ी एमएनसीज है। अब उन्हें चाहिए कि भैया उनका काम तो आईटी पर है, उन्हें चाहिए हमें 100% पावर मिलती रहे, बिजली मिलती रहे, 1 सेकंड के लिए भी कट नहीं होनी चाहिए, तो ये वो प्रोवाइड करते हैं अनइंटरप्टेड ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन। Exicom has deployed over 6,000 AC alternate current and DC chargers in India and Southeast Asia. Their EV charging solutions are designed to withstand harsh environmental electrical conditions. आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, लाइक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा EV चार्जिंग स्टेशन वहां पर टिका रहेगा। ठीक है, अभी तक तो देख के अच्छा लग रहा है क्योंकि 2 ऐसी चीजें हैं जो आगे चलेंगी ही चलेंगी। EV से तो नाम सामने ही आ गया। As of March, the company is among the first to enter India's EV charging manufacturer segment. मतलब खुद मैन्युफैक्चर करती है। The company operates in the EV charging business, which offers both slow charging solutions, primarily AC charging for residential use, ठीक है, and fast charging solutions for business and public charging networks in cities and highway. होता क्या है, जब आप ईवी व्हीकल लेते हो तो अब 2 तरीके के चार्जिंग चाहिए। एक जो घर में चार्ज करोगे, क्यों, अगर घर में गलती से डीसी लगा लिया, आग लग जाएगी, फूक जाएगा, क्योंकि उसका करंट ही इतना होता है, डायरेक्ट ऊपर से आ रहा होता है। ऑल्टरनेट करंट में क्या होता है, वो करंट कन्वर्ट होकर आता है, तो हल्का सा अगर टच भी हो गया तो ये नहीं कि मैं उससे चिपक जाऊंगा। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के प्रोवाइड करते हैं। The customer base includes established automotives, OEM, passengers, cars, EV, charging operators वगैरह, जो मैंने बताया कि इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स होंगे क्योंकि चीज ही ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। By September, the company had installed more than 61,000 EV chargers across 400 locations. नंबर तो काफी अच्छे लग रहे हैं। As of September 2023, the company has deployed 4 lakhs lithium-ion batteries, ओहो, for application in telecommunication sector, ये वो वगैरह वगैरह। ठीक है, manufacturing facilities, license वगैरह बता दिए। The company has supplied its EV chargers to over 70 customers, including 15 automotives वगैरह, national regions, CPOs and 4 fleet aggregators वगैरह। Fleet aggregators कौन होते हैं? जो सपोज करो फ्लीट क्या है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, ये होता है फ्लीट। ए पॉइंट से बी, बी से सी, सी से डी, ये एक लूप में घूमते रहते हैं। फ्लीट मतलब टैक्सी वगैरह वाले हो गए या बसेस वगैरह वाले हो गए। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो, एयरप्लेन उतरता है वहां पर, वहां से वहां तक जाना है, ये बंदा यही करता रहेगा, तो ये फ्लीट वगैरह वाले हो गए।
ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जरा देखें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, क्योंकि दो आईपीओ तो क्लैश हो ही रहे हैं। और क्या क्या नाम सामने आ रहा है। आईपीओ ओपन होगा 27 तारीख को, 27, 28, 29, इस बार लीप ईयर है, 3 दिन तक आईपीओ रहेगा। अलॉटमेंट आएगी 1 तारीख को, जिसको मिलेगी, नहीं मिलेगी तो अगले दिन यानी सैटरडे संडे क्लोज, तो 4 मार्च को आपका पैसा वापस आ जाएगा और 5 मार्च यानी ट्यूसडे को यहां पर लिस्टिंग होगी। जिसको मिल जाए ट्यूसडे हनुमान जी का नाम ले लेना। फेस वैल्यू 10 रुपए, कंपनी कह रही है हमारी फेस वैल्यू 10 रुपए है, पार पे हम प्राइस बैंड लेकर आ रहे हैं 135 टू 142 का, हमें हमेशा अप्लाई करना है 142 पे। अगर कट ऑफ प्राइस फिल कर रहे हो मैनुअली तो 142 करना, नहीं करे डब्बे पे टिक लगा दो, कंपनी जो करेगी उस पर हमें मिल जाए। 100 शेयर्स का 1 लॉट हो गया, तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन हो गई, 14,200 रुपए का हो गया। ये 101 भी रख सकते थे, 102 भी रख सकते थे, 103 भी रख सकते थे, तब भी 142 पे क्रॉस नहीं होता, बट इन्हें 100 का लॉट साइज रखना था, प्रोबेबली इसलिए इन्होंने रखा है। टोटल इशू साइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनी कह रही है कि भैया मैं 429 करोड़ रुपए चाहती हूं, जिसमें से 329 है फ्रेश इशू यानी समवट अराउंड 77%, और 23% है यहां पर मेरे पास ओएफएस 100 करोड़ के आसपास। समझते हैं ये जो टेबल है, अब मैं ये समझाने वाला हूं ये कैसे काम करता है, नॉलेज पर्पस से समझते हैं। पता है क्यों, जो लोग जीएमपी देख के अप्लाई करते हैं ना, ओ इसका जीएमपी क्या है, पहली बात जीएमपी उसके बाद भी फ्लक्चुएट करता है जब आईपीओ क्लोज हो जाता है, तो यहां ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आती है जिन्होंने पेटीएम, एलआईसी और डेली वगैरह वगैरह, डेली वेरी वगैरह, इन सब का आईपीओ जीएमपी वगैरह देख लिया और बाद में फुस हो गया। समझते हैं, कंपनी ने कहा मेरे को पैसा चाहिए, फंड्स रेज करने हैं। क्यों, कंपनी ने कहा मेरे को बिजनेस करना है तो मुझे फंड्स रेज वगैरह करने हैं। अब दो ऑप्शन है कंपनी के पास, पहला ऑप्शन डेट का पार्ट कि मैं डेट ले लूं, या इसको दूसरा नाम लोन भी बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन मैं किसी को भागीदार बना लेता हूं, इक्विटी रेज कर लेता हूं। यहां पर क्या होगा, कंपनी ने कहा यार इस पर मुझे ना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कंपनी ने कहा इस पर मुझे पीरियोडिकली इंटरेस्ट देना पड़ेगा, महीने वाइज, क्वार्टर वाइज, तो यहां पर अभी मेरा मन नहीं है इंटरेस्ट देने का, क्योंकि ये लायबिलिटी बन जाती है। इन्होंने कहा मैं इक्विटी से पैसा रेज कर लेता हूं, ये बढ़िया बात है। अब यहां पर अगेन दो तरीके हैं, पहला तरीका या तो मैं प्राइवेट प्लेसमेंट कर लूं, किसी भी शार्क टैंक वगैरह में चले जाऊं, एंजल इन्वेस्टर से, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स वगैरह से पैसा वगैरह उठा लेता हूं। दूसरा ऑप्शन है मैं आईपीओ लेकर आ जाता हूं, दूसरा ऑप्शन है मैं आईपीओ लेकर आ जाता हूं। अब यहां पर ध्यान से समझते हैं, कंपनी ने जैसे कहा कि मैं आईपीओ लेकर आ रहा हूं और मुझे चाहिए 429 करोड़ रुपए, ध्यान से देखना अब की बात, कंपनी ने कहा मुझे चाहिए 429 करोड़, और टेबल का स्ट्रक्चर देखना, यहां से कहां तक पहुंच चुके हम, यहां पर थे, यहां पहुंच चुके, तो 429 करोड़ में से 100 करोड़ जो है वो है ओएफएस, 329 करोड़ जो है वो है फ्रेश इशू। कलर चेंज करता हूं समझाने के लिए, ये जो पैसा है 329 करोड़ ये जाएगा कंपनी के पास, कंपनी के पास, ठीक है, ये जाएगा कंपनी के पास। ये जो पैसा है वो जाएगा सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास, मतलब जब कंपनी स्टार्ट करी होगी तो कोई इक्विटी किसी के हाथ में तो होगी क्योंकि वो कंपनी है। अब इसके पास मान लो प्रमोटर बेच रहे हैं अपना माल, एंजल इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, सेलिंग शेयर होल्डर्स बेच रहे हैं जो पहले पहले आए थे, राइट, तो वो पैसा ये जो 100 करोड़ है इसके पास जाएगा। तो इन शॉर्ट 429 करोड़ में से सिर्फ 329 करोड़ होता है जो कंपनी के पास जाता है। आप कभी भी आगे भी आईपीओ एनालिसिस करो तो यहां जाकर देख लेना कि भैया कंपनी कितना उठा रही है, कितना कंपनी के पास जाएगा, कितना बाहर वाले यानी सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। क्यों, एज ए इन्वेस्टर आप सोचोगे ना कंपनी के पास पैसा जाए तो कंपनी अच्छा काम प्रोड्यूस करे और वेयर हाउस खोले और प्रोडक्शन वगैरह करे, केपेक्स वगैरह करे। ये टेबल याद रख लो, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, दिमाग में बना लो, 10-15 आईपीओस को इसको देखो, समझ करो। अब आते हैं वापस, ये स्ट्रक्चर मैंने पूरा समझा दिया। अब देख लेते हैं कि भैया प्राइस बैंड तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, तो यहां पे बैलेंस लग रहा है, अच्छा हाँ वर्डिक्ट तो रह गया, यहां पे बैलेंस लग रहा है। क्यों, 77-23 बहुत ही अच्छा है, ये नहीं है कि ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है, ज्यादा पैसा कंपनी के पास जा रहा है। क्यूआईबी कैटेगरी, ओहो क्यूआईबी को ज्यादा माल बेच रहे हैं कि भैया हम 75% आपको क्यूआईबी को देंगे, रिटेल वालों को सिर्फ 10% का ब्रैकेट दिया है, एचएनआई कैटेगरी को 15% तक ही मिला है। एक लॉट 14,200, 14 लॉट लगाते हो, 14 लॉट्स लगाते हो तो आपको मिल जाएंगे यहां पर 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन, उससे ऊपर जाते हो तो यहां पर मिलेगा एचएनआई कैटेगरी में 2,13,000, ओके 15 लॉट्स। नेक्स्ट, the promoters of the company being the corporate promoter next wave communications private limited and individual अनंत नहाता, ओके, तो 93% तो ऑलरेडी इनके पास ऑलरेडी होल्ड है।
फाइनेंशियल्स पर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताओ भाई अभी तक काम कैसा कर रहे हो। ओके, शुरू करते हैं। तो अभी तक कंपनी, एक काम करता हूं इसको थोड़ा सा और बेटर करता हूं, बच बेटा। तो फुल ईयर और अगेन हाफ ईयर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। एसेट्स 678 करोड़ के एसेट्स थे, एसेट्स में डिप आया 602 करोड़ के हो गए, ऑलमोस्ट 75 करोड़ के एसेट्स कम हुए। समझ आता है, यहां से यहां तक वेव 2 भी थी 2021 से 2022, ठीक है। एसेट्स वापस से रिकूप हो गए 705 करोड़ और एसेट्स वापस से ड्रॉप हो गए 629 करोड़। ये चल क्या रहा है, एसेट्स बढ़ते हैं, एसेट्स कम हो जाते हैं। एसेट्स तो एटलीस्ट फ्लक्चुएट मत करो, काम कैसे करोगे। रिवेन्यू 524 करोड़ की सेल्स थी, समझ आता है, सेल्स में 50% जंप आया, 800 करोड़ की सेल हो गई, सेल्स में भी डिप आ गया, एसेट्स बढ़ गए, सेल्स में डिप आ गया 723 करोड़ और हाफ ईयर में 467, 450 ऑलमोस्ट मान लेते हैं 920 करोड़ के आसपास की सेल्स हो जाएगी। तो सेल्स तो इस साल बढ़ी है। आते हैं नेक्स्ट पे, पैट पे 3 करोड़ का प्रॉफिट, हार्डली कितना, 1.5% के मार्जिन पे काम कर रही है। क्यों कर रही है वो भी बताऊंगा। 800 करोड़ पे 5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। अब की बार तो 1% मार्जिन भी नहीं है, हार्डली 0.6% मार्जिन है। 700 करोड़ पे 6 करोड़, ऑलमोस्ट 0.8% मार्जिन। अब की बार मार्जिन बढ़ गए 400 करोड़ पे 27 करोड़, तो यहां जाकर एक अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है। तो 400 करोड़ की सेल्स पे 27 करोड़ का मार्जिन, दैट इज ऑलमोस्ट 6%, इनफैक्ट मोर देन दैट। तो यहां ये बढ़िया बात नजर आई, ये बढ़िया बात नजर आई। बोरिंग्स और नेटवर्थ पे आते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस, 200 करोड़ के रिजर्व्स बढ़ गए 207 करोड़, फिर बढ़ गए 213 करोड़, हल्का सा ड्रॉप आया। क्यों ड्रॉप आया समझेंगे। बोरिंग्स 100 करोड़ का लोन ले रखा है, 107 करोड़ हल्का सा बढ़ा, फिर वापस बढ़ा 117 करोड़। इस क्वार्टर में रिजर्व्स पे बोरिंग्स कम कर दी, सीधा 72 का ड्रॉप आ गया। इस वजह से रिजर्व्स वगैरह कम हुए और बिलीव मी दैट इज अ फैबुलस स्टेप। क्यों, क्योंकि यहां पर जा रहा था 117 करोड़ पे इंटरेस्ट, अब जाएगा सिर्फ 72 करोड़ पे इंटरेस्ट। तो ये जो पैसा बच रहा है वो आपको यहां नजर आ रहा है। इन्होंने क्या करा होगा, महीने की स्टार्टिंग में यानी अप्रैल मई के आसपास ही बोरिंग्स वगैरह रिड्यूस कर दिए, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपको अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। एक चीज रह गई बतानी, वो क्वेश्चन ये था कि मार्जिन कम क्यों है। अब समझिए, जब भी आप किसी कॉर्पोरेट वगैरह के साथ काम करते हैं, B2B टाइप्स वगैरह करते हैं, तो सिनर्जीज होती हैं, तो ऑर्डर बुक तो अच्छी होगी बट मार्जिन नहीं होंगे। क्यों, समझते हैं। इन्फी वाला कहेगा कि तू मुझे पावर सप्लाई कर बट मैं तुझे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। अब वो सोचेगा यार इन्फी इतना बड़ा क्लाइंट है, एक तरफ मैं प्रॉफिट देखूं, एक तरफ सेल्स देखूं, ऑर्डर बुक देखूं, दोनों में क्लैश है। अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाता हूं तो इन्फी वाला किसी और से ले लेगा, इतनी बड़ी चीज है, जस्ट एन एग्जांपल। दूसरी तरफ अगर मैं इन्फी की तरफ देखता हूं तो मेरी ऑर्डर बुक हमेशा रहेगी, इन्फी वाला मेरे को ट्रस्ट करेगा, कॉर्पोरेट्स वगैरह मुझे मिलेंगे, फ्लीट वगैरह वाले मिलेंगे, बट मैं प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमा पाऊंगा। तो इन्होंने रास्ता चूज करा कौन सा, जहां पर मेरी ऑर्डर बुक वगैरह अच्छी रहे, एंड दैट इज फेयर एनफ। धीरे धीरे मार्जिन बढ़ाएंगे, 1%, थोड़ी दिन बाद 1.5% कर दिया, 1-1.5 साल बाद 2% मार्जिन कर दिए, और बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। क्यों, क्योंकि एक बार क्लाइंट बन गया, क्लाइंट नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मैं अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। नेक्स्ट कॉलम पर आते हैं जरा। आरओई 13% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10%, क्योंकि यहां पे डेट का स्ट्रक्चर आ गया। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.63, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। इंपॉर्टेंट डेट रह गई कि पैसा किस लिए उठा रहे हो। Part of refinancing the cost towards setting up production assembly lines at the planned manufacturing facility in Telangana। तो इन्होंने एक और असेंबली लाइन लगानी है, प्रोडक्शन वगैरह बढ़ानी है, उसको फाइनेंस वगैरह करना है। रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरिंग्स वगैरह, जो ऑलरेडी बोरिंग्स वगैरह ले रखी है। पार्ट फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल। अब ये इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब कुछ ना कुछ और लेकर आ रहे हैं जिसपे और बैक टू बैक रिसर्च वगैरह चलती रहेगी। ऑलराइट, आ जाइए फाइनल वर्डिक्ट पर, जिसका है ये तुमको इंतजार वो है ना। कंपनी ने कहा 429 करोड़ रुपए रेस कर रहे हैं, 142 रुपीस का प्राइस बैंड है, 142 रुपीस के आसपास का प्राइस बैंड है। ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेम नंबर 1। इस ब्रैकेट में 2-3 बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा हिट करेगा। नंबर 2, मार्जिन वगैरह ज्यादा नहीं है, मार्जिन वगैरह ज्यादा नहीं है, बट हाँ ऑर्डर बुक अच्छी नजर आ रही है। एसेट्स वगैरह में थोड़ा जो फ्लक्चुएशन है वो बैलेंस शीट को लेकर अप एंड डाउन है, वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लमैटिक थिंग दिखाई दे रहा है। ओवर सब्सक्रिप्शन यहां पे समवट अराउंड, क्योंकि ऑलरेडी 400 करोड़ उठा रहे हैं तो वो थोड़ा सा ज्यादा है, समवट अराउंड 60 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन बनेगा।
लिस्टिंग गेन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन इतना अच्छा खासा होगा और मुझे अलॉटमेंट चाहिए, तो मैं मल्टीपल डीमैट अकाउंट, मल्टीपल पैन अकाउंट से मम्मी के, भाई के, दादा के, कुत्ते के, बिल्ली के, ड्राइवर के, नौकर के, सबके अकाउंट वगैरह से भरूंगा, ताकि अलॉटमेंट में जो लॉटरी निकलती है उसमें मेरे मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाए। अब आते हैं लिस्टिंग गेन पे, और इनफैक्ट ये ना इससे भी ज्यादा हो सकता है, ये 80 टाइम्स तक भी जा सकता है अगर फंड्स वगैरह अनब्लॉक बाकी आईपीओस के होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो 60 टाइम्स के हिसाब से यहां पर अराउंड समवट अराउंड मेरे हिसाब से 56 टू, जो मैंने कैलकुलेट करा, 56 टू 75% के आसपास लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। दैट्स अ फैबुलस वन, दैट्स अ फैबुलस वन। ये थे एक्जीकॉम टेली सिस्टम्स आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, क्रक समझाया, सब समझाया, ओवर सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, लिस्टिंग गेन वगैरह कितने हो सकते हैं, आईपीओ अप्लाई कर सकते हो, अच्छा खासा लग रहा है। और भी आईपीओ एनालिसिस, एजुकेशनल वीडियोस, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, सब कुछ आने वाला है। जस्ट कीप सपोर्टिंग, जस्ट कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।